नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी जे प्रक्रम परिवहन के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड मैं आपको 90 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे 91 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उन रक्त कोशिकाओं की पहचान करें जिनमें एंटीहिस्टामाइन गुण होते हैं। किसमें एंटीहिस्टामाइन गुण होते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बेसोफिल्स, बी ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रोफिल्स, सी ऑप्शन दे रखा है मोनोसाइटस और डी ऑप्शन दे रखा है इसिनोफिल्स। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? किन रक्त कोशिकाओं में एंटीहिस्टामाइन गुण होते हैं? तो किन में होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इसिनोफिल्स में एंटीहिस्टामाइन गुण होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसिनोफिल्स में एंटीहिस्टामाइन गुण होते हैं। क्यों होते? क्योंकि ये श्वेत रक्त कोशिकाएं एलर्जी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले एंजाइम और प्रोटीन से भरे दानों को रखती है जो हिस्टामाइन को निष्प्रभावित करती है, इसलिए इसिनोफिल्स इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे 92 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनने में भूमिका निभाता है? कौन सा आयन रक्त का थक्का बनने में भूमिका निभाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन दे रखा है जस्ता, सी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम और डी ऑप्शन दे रखा है लोहा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम आयन रक्त का थक्का बनने में भूमिका निभाता है, इसलिए कैल्शियम इसका राइट ऑप्शन है। क्यों निभाता है? तो क्योंकि यह थक्का निर्माण प्रक्रिया के कई चरणों से होकर गुजरता है, इसलिए इसका कैल्शियम इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 93 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कैरोटिड धमनियां, बी ऑप्शन दे रखा है कोरोनरी धमनियां, सी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसी धमनियां और डी ऑप्शन दे रखा है जुगलर शिराएं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करती है? कौन सी मांसपेशियां करती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोरोनरी धमनियां, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि कोरोनरी धमनियां ही हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करती है, जो महाधमनी के पहले भाग से दाहिनी और बाई कोरोनरी धमनियों में विभाजित होती है और दाहिनी कोरोनरी धमनी हृदय के दाहिनी भाग को और बाई कोरोनरी धमनी हृदय के बाएं भाग को रक्त प्रदान करती है, इसलिए कोरोनरी धमनियां इसका राइट ऑप्शन है। कैरोटिड धमनियां, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सिर और गर्दन को रक्त आपूर्ति करती है, इसलिए यह गलत। फुफ्फुसी धमनियां, यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे जुगलर शिराएं, यह भी गलत है, क्योंकि जुगलर शिराएं सिर और गर्दन से रक्त को हृदय में वापस लाती है, इसलिए जुगलर शिराएं यह भी गलत ऑप्शन हो गया। तो कोरोनरी धमनियां इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे 94 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ में क्वेश्चन दे रखा है कि हीमोग्लोबिन के विघटन उत्पाद क्या है? तो हीमोग्लोबिन के विघटन उत्पाद क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और बी ऑप्शन दे रखा है कोलेस्ट्रॉल और सी ऑप्शन दे रखा है सोडियम टोरोकोलेट और डी ऑप्शन दे रखा है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हीमोग्लोबिन के विघटन उत्पाद क्या है? तो हीमोग्लोबिन के विघटन उत्पाद क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, क्योंकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के विघटन उत्पाद बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन होते हैं, जिसमें हिम घटक से पहले बिलीवर्डिन बनता है, जो फिर तेजी से बिलीरुबिन में परिवर्तित होता है और बिलीरुबिन यकृत में ग्लूकुरोनिक अम्ल के साथ संयुग्मित होता है और पित्त के माध्यम से उत्सर्जित होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। अब आगे देखिए, आगे हम 95 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, हमें 95 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि लसिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लसिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि आरबीसी को लसिका ग्रंथियों में वापस लाना, बी ऑप्शन दे रखा है अंतराली द्रव को रक्त में वापस लाना, सी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाना और डी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन को मस्तिष्क तक ले जाना। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? लसिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो लसिका का महत्वपूर्ण कार्य है कि अंतराली द्रव को रक्त में वापस लाना, यही कार्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे अंतराली द्रव को रक्त में वापस लाना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि ये यही तो काम करता है। लसिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यदि आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लसिका का महत्वपूर्ण कार्य अंतराली द्रव को रक्त में वापस लाना है। जो लसिका वाहिका उत्तकों से अतिरिक्त अंतराली द्रव अपशिष्ट उत्पादों और रोगाणुओं को एकत्र करती है और यह द्रव लसिका ग्रंथियों द्वारा छाना जाता है और फिर हानिकारक पदार्थों को हटाया जाता है और फिर रक्त प्रवाह में लौटाया जाता है। तो यही तो काम चलता है। सबसे पहले क्या है? एकत्र करने का काम होता है और इसके बाद छानने का काम होता है और इसके बाद हटाने का काम होता है और फिर वापस लौटाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो अंतराली द्रव को रक्त में वापस लाना, ये लसिका का महत्वपूर्ण कार्य है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे मानव का हृदय पेसमेकर। मानव हृदय का पेसमेकर क्या है? तो मानव हृदय का पेसमेकर क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एवी नोड, बी ऑप्शन दे रखा है एसवी नोड, सी ऑप्शन दे रखा है एसए नोड और डी ऑप्शन दे रखा है एम नोड। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव हृदय का पेसमेकर क्या है? तो मानव हृदय का पेसमेकर क्या होता है? तो एसए नोड होता है। इसलिए एसए नोड इसका राइट ऑप्शन है। एसए नोड इसका राइट ऑप्शन है। क्यों राइट ऑप्शन है? क्योंकि हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि मानव हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड होता है जो दाहिने आलिंद में स्थित होता है और विद्युतीय आवेग उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे नोड इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन। 97 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वह रक्त वाहिका है जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है, क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है हेपेटिक पोर्टल सीरा, बी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसी सीरा और सी ऑप्शन दे रखा है वृक्क सीरा और डी ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसी धमनी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वह रक्त वाहिका जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है, क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है वृक्क सीरा। क्या है? तो वृक्क सीरा। क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क सीरा रक्त को वृक्कों से छानने के बाद ले जाती है और यहाँ यूरिया, प्रोटीन, चयापचय का अपशिष्ट उत्पाद रक्त से छाना जाता है और इस प्रकार वृक्क शिरा में यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ वृक्कों से रक्त को सामान्य परिसंचरण में लौटने से पहले यूरिया को हटाती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो वृक्क शिरा इसका राइट ऑप्शन है। वृक्क शिरा इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 98 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अस्थि मज्जा से उत्पन्न होकर रक्त में 1-2 दिन तक संचरण, संयोजी उत्तक में प्रवास और मैक्रोफेज का निर्माण करना, यह किसकी विशेषता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है इसिनोफिल्स, बी ऑप्शन दे रखा है बेसोफिल्स, सी ऑप्शन दे रखा है मोनोसाइटस और डी ऑप्शन दे रखा है लिम्फोसाइटस। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होकर रक्त में 1-2 दिन तक संचरण, संयोजी उत्तक में प्रवास और मैक्रोफेज का निर्माण करना, यह किसकी विशेषता होती है? तो यह मोनोसाइटस की विशेषता होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि मोनोसाइटस अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है और रक्त में 1-2 दिन तक संचरण के बाद संयोजी उत्तक में प्रवास करती है और यहाँ वे मैक्रोफेज में परिपक्व होती है और जो प्रतिरक्षा रक्षा में फागोसाइटोसिस और प्रतिजन प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है मोनोसाइटस, इसका राइट ऑप्शन है। मोनोसाइटस इसका राइट ऑप्शन है। इसिनोफिल्स इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसिनोफिल्स है और ये बेसोफिल्स, ये भी बी ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स तो एलर्जी प्रक्रिया और परजीवी संक्रमणों से संबंधित होता है। इसलिए ये गलत ऑप्शन है। लिम्फोसाइट भी ये गलत ऑप्शन है। लिम्फोसाइट ये अनुकूली प्रतिरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। और इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स तो गलत ही और मोनोसाइटस इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा दे रखा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। क्या ये राइट ऑप्शन है? हम जानते हैं कि हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है, इसलिए ये तो ऑप्शन सही बोला गया क्योंकि जो हृदय की लब की जो ध्वनि होती है वो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। इसलिए सही कथन तो कौन सा है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन दे रखा है कि हृदय की धड़कन की ध्वनि स्फाइग्मोमेनोमीटर से सुनी जाती है। देखो स्फाइग्मोमेनोमीटर से हृदय की धड़कन की ध्वनि सुनी जाती है क्या? ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्फाइग्मोमेनोमीटर तो ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि हम तो क्या जानते हैं? हम तो ये जानते हैं कि हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है, इसलिए ये ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है क्योंकि स्फाइग्मोमेनोमीटर तो ये तो रक्तचाप मापने का काम करता है।
स्फाइग्मोमेनोमीटर क्या काम करता है? रक्तचाप मापने का काम करता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। और हृदय की धड़कन की ध्वनि स्पाइरोमीटर से सुनी जाती है। देखो स्पाइरोमीटर ये तो फेफड़ों का आयतन मापने का काम करता है, इसलिए ये गलत है। और हृदय की धड़कन की ध्वनि बैरोमीटर से सुनी जाती है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि बैरोमीटर तो वायुदाब मापने का काम करता है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। रक्तचाप मापने के लिए क्या काम आता है? रक्तचाप मापने के लिए स्फाइग्मोमेनोमीटर काम आता है। और फेफड़ों का आयतन मापने के लिए स्पाइरोमीटर काम आता है। और वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर काम आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो स्फाइग्मोमेनोमीटर कहाँ काम आता है, स्पाइरोमीटर कहाँ काम आता है, बैरोमीटर कहाँ काम आता है, और स्टेथोस्कोप कहाँ काम आता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, आगे हम 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 100 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा दे रखा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है, धमनियां निम्न दाब पर रक्त ले जाती है। धमनियां निम्न दाब पर रक्त ले जाती है, ये सही की है क्या? धमनियां निम्न दाब पर रक्त ले जाती है क्या? धमनियां तो उच्च दाब पर रक्त ले जाती है ना, निम्न दाब पे थोड़ी ले जाएगी। तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, सिराएं उच्च दाब पर रक्त ले जाती है। सिराएं उच्च दाब पर थोड़ी ले जाती है, सिराएं उच्च दाब पर थोड़ी ले जाती है, सिराएं तो निम्न दाब पर ले जाती है, इसलिए ये भी गलत है। कोशिकाएं मोटी भित्तियों वाली होती है, कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली थोड़ी होती है, कोशिकाएं तो पतली भित्तियों वाली होती है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। धमनियां मोटी और लचीली भित्तियों वाली होती है, ये तो सही बात है, धमनियां मोटी और लचीली भित्तियों वाली होती है। देखो धमनियां निम्न दाब पर रक्त ले जाती है, ये गलत है, क्योंकि धमनियां उच्च दाब पर रक्त ले जाती है। धमनियां किस उच्च दाब पर रक्त ले जाती है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दे रखा है, सिराएं उच्च दाब पर रक्त ले जाती है। सिराएं उच्च दाब पर रक्त थोड़ी ले जाती है, सिराएं तो निम्न दाब पर रक्त ले जाती है। अब सी ऑप्शन दे रखा है, कोशिकाएं मोटी भित्तियों वाली होती है। कोशिकाएं मोटी भित्तियों वाली थोड़ी होती है, कोशिकाएं तो पतली भित्तियों वाली होती है। और धमनियां मोटी और लचीली भित्तियों वाली होती है। डी ऑप्शन तो करेक्ट दे रखा है। अब आगे देखेंगे, आगे हम 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें गलत कथन की पहचान करनी है। इनमें से गलत कथन कौन सा दे रखा है? रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी में करते हैं। देखो रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी में थोड़ी करते, रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी में करते। देखो हमें असत्य कथन की, देखो रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी में करते। देखो ये तो सही बात है, रक्त परिसंचरण का अध्ययन तो एंजियोलॉजी में करते हैं। एंजियोलॉजी का जनक विलियम हार्वे है, ये भी सही बात बोली गई है, क्योंकि एंजियोलॉजी का जनक विलियम हार्वे है, ये भी सही है। रक्त और हृदय की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है, ये देखो हमें तो गलत कथन की पहचान करनी थी और गलत कथन यही दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि रक्त और हृदय की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है, ये बोला गया है। जबकि एक्टोडर्म ये तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये एक्टोडर्म से थोड़ी होती है। रक्त और हृदय की उत्पत्ति तो मेसोडर्म से होती है, एक्टोडर्म से थोड़ी होती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये भी सही बात बोली गई है, क्योंकि मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखिए हमें तो क्या बोला गया था? असत्य कथन की पहचान करना ये बोला गया था। यदि सत्य कथन की पहचान करिए ये बोला होता तो ए, बी और डी इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि ए, बी और डी ये करेक्ट बात बोली गई है। और यहाँ पे रक्त और हृदय की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है, ये गलत बोला गया, क्योंकि रक्त और हृदय की उत्पत्ति तो मेसोडर्म से हुई है, ना कि एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म तो त्वचा और तंत्रिका तंत्र से बनता है। एक्टोडर्म किससे बनता है? तो त्वचा और तंत्रिका तंत्र को बनाने का काम करता है। एक्टोडर्म त्वचा और तंत्रिका तंत्र को बनाने का काम करता है, और मेसोडर्म रक्त और हृदय बनाने का काम करता है। मतलब इसका ये मेसोडर्म में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये उत्पत्ति तो कहाँ होती है? मेसोडर्म में होती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, और हमें गलत ही पूछा गया, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे, ये देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 102 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसमें बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? किसमें बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मेमल्स, बी ऑप्शन दे रखा है एम्फीबिया, सी ऑप्शन दे रखा है एनिलिडा, और डी ऑप्शन दे रखा है मोलस्का। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से किसमें बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? किसमें बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है?
किस में नहीं पाया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमें मैमल्स दे रखा है, बी ऑप्शन हमें एम्फीबिया दे रखा है, सी ऑप्शन हमें एनिलिडा दे रखा है और डी ऑप्शन हमें मोलस्का दे रखा है। तो किस में बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? तो मोलस्का में नहीं पाया जाता है, इसलिए मोलस्का इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मैमल्स में तो पाया जाता है, एम्फीबिया में भी पाया जाता है और एनिलिडा में भी पाया जाता है। क्योंकि एनिलिडा का मतलब क्या होता है? केचुआ, क्योंकि केचुए में तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। और यहाँ पे एम्फीबिया का मतलब तो मेंढक होता है, मेंढक जैसे एम्फीबिया का एग्जाम्पल ले ले तो मेंढक, और एनिलिडा का एग्जाम्पल ले ले तो केचुआ। और एम्फीबिया जैसे मेंढक में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मैमल्स में भी पाया जाता है और मोलस्का में नहीं पाया जाता है, इसलिए मोलस्का डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को पहचानिए, यहाँ पे क्वेश्चन सही बोला गया या गलत कहा गया। देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। हमें सही कथन का चयन करना है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए ऑप्शन, देखिए हमें ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि हृदय का दायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। बी ऑप्शन दे रखा है कि हृदय का बायां भाग वी ऑक्सीजन जनित रक्त पंप करता है। सी ऑप्शन दे रखा है कि हृदय का दायां भाग वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है और डी ऑप्शन दे रखा है कि हृदय के दोनों भाग वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है? देखो हमें तो सही कथन की पहचान करनी है, यहाँ पे सही कथन कौन सा है और गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे हृदय का दायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, दायां भाग ऑक्सीजन युक्त हृदय रक्त पंप थोड़ी करता है, ये तो वी ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है ना, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन हो गया। यदि दे रखा होता वी ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, ये दे रखा होता तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन ये गलत ऑप्शन है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दे रखा है। रक्त हृदय का बायां भाग और वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है, देखो यहाँ पे वी ऑक्सीजनित दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि हृदय का बायां भाग तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन है। यदि ऑक्सीजन युक्त दे रखा होता तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है, ये दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे देख लीजिए, सी ऑप्शन हमें दे रखा है हृदय का दायां भाग वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है, यहाँ पे ये सही बोला गया है कि हृदय का दायां भाग वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है, इसलिए यहाँ पे ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट दे रखा है डी ऑप्शन, हृदय के दोनों भाग वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करते हैं, ये गलत है। दोनों भाग वी ऑक्सीजनित थोड़ी रक्त पंप करते हैं, ये गलत ऑप्शन है। आपको ध्यान रखना है कि हृदय का दायां भाग वी ऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पंप करने का काम करता है और बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से शरीर में पंप करता है। तो बायां भाग तो ऑक्सीजन युक्त होगा और दायां भाग वी ऑक्सीजनित रक्त होगा, दायां भाग तो वी ऑक्सीजनित होगा और बायां भाग ऑक्सीजन युक्त होगा, इसलिए यहाँ पे ए बी डी गलत ऑप्शन है और सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे 104 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 104 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि रक्त एक है, रक्त क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन अंग दे रखा है, बी ऑप्शन तंत्र दे रखा है, सी ऑप्शन उत्तक दे रखा है और डी ऑप्शन कोशिका दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्त एक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। रक्त एक क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। अंग गलत ऑप्शन हो जाएगा, तंत्र गलत ऑप्शन हो जाएगा और कोशिका भी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रक्त के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, इसलिए यहाँ पे उत्तक सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 105 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें 45% दे रखा है, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 55% और डी ऑप्शन 60%। चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? तो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55% होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है, इसलिए 55% इसका राइट ऑप्शन है। और देखिए अब आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन 45% दे रखा है। 45% तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 45% तो क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 45% में WBC भी आ जाएंगे, प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे और RBC भी आ जाएंगे, इसलिए 45% ये गलत ऑप्शन है। बाकी 55% यहाँ पे केवल रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा गया था, इसलिए प्लाज्मा का 55% आपको राइट ऑप्शन करना है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 106 नंबर का क्वेश्चन।
106 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त कोशिकाओं की मात्रा के आधार पर सही आरोही क्रम है। हमें आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर जमाना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है, 1 दे रखा है आरबीसी, 2 दे रखा है डब्ल्यूबीसी और 3 दे रखा है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे रक्त कणिकाओं की मात्रा के आधार पर सही आरोही क्रम, तो हमें यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा याद होनी चाहिए। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या मैंने आपको यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इसकी मैंने संख्या आपको बता रखी थी। तो आरबीसी की संख्या मैंने आपको बता रखा था कि आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की कम होती है और प्लेटलेट्स की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आरबीसी की कितनी होती है, तो आरबीसी की 50 लाख होती है। कितनी होती है, 50 लाख। आरबीसी की कितनी होती है, 50 लाख आरबीसी की संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी की 7,000 होती है। कितनी होती है, 7,000। और प्लेटलेट्स की 2.5 लाख होती है, 2.5 लाख, 2.5 लाख होती है। तो यहाँ पे हमें आरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे छोटा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी सबसे छोटा हो जाएगा और इसके बाद आ जाएगा प्लेटलेट्स आ जाएगा और इसके बाद लास्ट में आरबीसी। तो लास्ट 1 नंबर लास्ट में कहाँ दे रखा है, 1 नंबर लास्ट है यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 7,000 होती है और प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख होती है। इसलिए यहाँ पे आरोही क्रम बोला गया तो छोटे से बड़े की ओर और अवरोही क्रम बोला गया होता तो बड़े से छोटे की ओर चलते। तो यहाँ पे यदि अवरोही पूछा होता तो आरबीसी फर्स्ट नंबर पे आता, तो यहाँ पे आरबीसी फर्स्ट नंबर पे आता और यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स आता और थर्ड नंबर पे डब्ल्यूबीसी आता। लेकिन यहाँ पे हमें आरोही क्रम पूछा हुआ है, इसलिए आरोही क्रम में डब्ल्यूबीसी पहले नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स आएगा और थर्ड नंबर पे यहाँ पे आरबीसी आएगा। तो यहाँ पे आपको ये संख्या ध्यान में होनी चाहिए। अब आगे देखेंगे 107 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें गलत कथन कौन सा है ये हमें देखना है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। यहाँ पे ये तो सही बात बोली गई है कि एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, ये तो सही बात बोली गई है। सेकंड दे रखा है बी ऑप्शन, रक्त 1 बफर विलयन है, रक्त 1 बफर विलयन है, यह भी सही बात है। सी ऑप्शन दे रखा है कि रक्त के पीएच में 2 का अंतर आने पर मृत्यु हो सकती है, यह भी सही बात है। रक्त के पीएच में 2 का अंतर आ जाता है तो मृत्यु हो सकती है, यह भी सही बात बोली गई। रक्त का निर्माण हेपेटोलॉजी कहलाता है, रक्त का निर्माण हेपेटोलॉजी थोड़ी कहलाता है, ये तो हेपेटोलॉजी तो यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, रक्त के निर्माण को हेपेटोलॉजी थोड़ी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। यदि बोला होता कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं तो हिपेटोलॉजी कहते हैं, ये राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि रक्त का निर्माण हिपेटोलॉजी कहलाता है, तो ये गलत है, क्योंकि रक्त निर्माण को तो हम हेमेटोपोइएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त निर्माण को हेमेटोपोइएसिस कहते हैं। और हिपेटोलॉजी किसे कहते हैं, तो हिपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन को हम हिपेटोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे ए और बी और सी ये तो करेक्ट ऑप्शन बोले गए और यहाँ पे डी ऑप्शन ही गलत बोला गया और हमें यहाँ पे असत्य गलत कथन की पहचान करनी थी, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन कर लेना। अब आगे देखेंगे हम 108 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 108 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि वे कोशिकाएं जो उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं होती है, कौन सी होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है लाल रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन दे रखा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वे कोशिकाएं जो उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं होती है, कौन सी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही रोगाणुनाशक होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं को भक्षण और एंटीबॉडी बनाकर नष्ट करती है और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को ही हम रोगाणुनाशक कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिकाएं ये इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं तो ऑक्सीजन परिवहन करने का काम करती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और सी तो ये गलत ऑप्शन है ही से, ये भी गलत ऑप्शन है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाएं ही रोगाणुनाशक होती है, इसलिए श्वेत रक्त कोशिकाएं बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे 109 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये हमें दे रखा है रक्त का थक्का बन जाना किसके कारण संभव है,
रक्त का थक्का बन जाना किसके कारण संभव है? यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है लाल रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन दे रखा है श्वेत रक्त कोशिकाओं से, सी ऑप्शन दे रखा है पट्टिकाणु से, और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी से। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्त का थक्का बन जाना किसके कारण संभव है? तो हम जानते हैं कि रक्त का थक्का बन जाना किससे संभव है? तो प्लेटलेट्स से संभव है। प्लेटलेट्स को यहाँ तो हम पट्टिकाणु बोलते हैं, तो पट्टिकाणु ये दूसरा नाम दे रखा है, तो पट्टिकाणु इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। रक्त का थक्का बन जाना किसके कारण संभव है? तो पट्टिकाणु के से संभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त स्कंदन के दौरान यहाँ पे पट्टिकाणु सक्रिय होकर फाइब्रिन नामक प्रोटीन से एक जाल बनाते हैं, जो इस जाल में रक्त कोशिकाओं को फंसाता है और थक्का बनाता है, जिससे चोट लगी रक्त वाहिकाओं का घाव भर जाता है। तो इसलिए इसका पट्टिकाणु से इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम 110 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 110 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि किस रुधिर समूह में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी उपस्थित होते हैं? किस रुधिर समूह में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी उपस्थित होते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ए, बी ऑप्शन दे रखा है बी, सी ऑप्शन दे रखा है ए बी, और डी ऑप्शन दे रखा है ओ। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी किस में उपस्थित होते हैं? किस में उपस्थित होते? तो ए में उपस्थित होते ना, तो रक्त समूह ए में उपस्थित होते हैं प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त समूह ए में प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ए में ही उपस्थित होते हैं। बी में ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी में प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ए बी यहाँ पे ए बी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए बी में दोनों प्रतिजन और कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, और ओ भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ओ में कोई प्रतिजन और दोनों प्रतिरक्षी होते हैं, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी उपस्थित होते, किस में उपस्थित होते? तो रक्त समूह ए में उपस्थित होते। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करेंगे 111 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस रक्त समूह में क्रमशः प्रतिजन और प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं? किस में अनुपस्थित होते हैं? देखो पहले जो 110 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे 110 नंबर का क्वेश्चन आपने ध्यानपूर्वक समझ रखा है, तो इसको भी आप कर लोगे। यदि आपने उस क्वेश्चन को नहीं समझ रखा है तो इसको भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस रक्त समूह में क्रमशः प्रतिजन और प्रतिरक्षी उपस्थित होता है? मैंने अभी भी बताया, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो यहाँ पे ओ और ए बी, ओ और ए बी यहाँ पे हमें दे रखा है कि अनुपस्थित होते, ये दे रखा है। आपको ये ध्यान में रखना है, यदि उपस्थित और अनुपस्थित इसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है, किस में अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे ओ और ए बी दे रखे, इसमें तो अनुपस्थित होता है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ओ रक्त समूह में प्रतिजन अनुपस्थित होते और ए बी में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ए और ए बी ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था, मैंने अभी बताया था कि ए और बी दोनों से रिलेटेड मैंने चर्चा करी थी कि ए और बी में प्रतिजन और एक प्रतिरक्षी होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और सी भी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी भी गलत और सी भी गलत। ए बी और ओ ये भी, ए बी तो क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही होता है, और ओ तो सार्वत्रिक दाता होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे ओ और ए बी में अनुपस्थित होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 112 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पिता का रक्त समूह और माता का रक्त समूह होने पर उनके बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह संभव है। कौन से समूह होने पर उनके बच्चों में सभी रक्त समूह संभव है? ए और ए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन, ए और ओ, बी ऑप्शन दे रखा है ए और ए बी, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी, और डी ऑप्शन दे रखा है ए बी और ए बी। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पिता के रक्त समूह और माता के रक्त समूह होने पर बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह संभव है। कौन से रक्त समूह संभव है? देखो यदि पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है, तब सभी संभव हो जाएगा, क्योंकि यदि पिता का रक्त समूह ए है तो वह कौन कौन सा बनाएगा? यदि पिता का रक्त समूह ए है तो वह ए बनाएगा और ए और ओ बनाएगा, और यदि माता का बी है तो कौन सा बनाएगा? यहाँ पे बी बनाएगा और बी ओ बनाएगा, बी ओ बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे समझिए, आप समझिए। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि पिता का रक्त समूह और माता का रक्त समूह होने पर उनके बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह संभव है। हमें ये ध्यान में रखना है कि पिता का रक्त समूह ए है तो वह ए और ए ओ बनाएगा, और बी, माता का रक्त समूह बी है तो बी और बी ओ बनाएगा, जिससे होने वाले बच्चे होंगे वो ए बी और ए बी या फिर ओ कोई भी हो सकते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है?
यहाँ पे ए और बी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जीन का संयोजन होगा, जीन का संयोजन होने पर यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, कोई भी समूह दे सकता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 113 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 113 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि धमनियों के बारे में सत्य कथन है। धमनियों के बारे में सत्य कथन कौन सा दे रखा है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि धमनियों में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है। बी ऑप्शन दे रखा है धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। सी ऑप्शन दे रखा है धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के सभी भागों में ले जाती है। और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? धमनियों के बारे में सत्य कथन की हमें पहचान करनी थी और यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है धमनियों में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है, ये तो सही ऑप्शन बोल रखा है। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, यह भी सही बात है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के सभी भागों में ले जाती है, यह भी सही बात है, इसलिए इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। धमनियों के बारे में सभी बातें सही बोली गई है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखिए 114 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे 114 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर क्या होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 80 से 88 प्रति मिनट। बी ऑप्शन दे रखा है 75 से 80 प्रति मिनट। सी ऑप्शन दे रखा है 64 से 68 प्रति मिनट। और डी ऑप्शन दे रखा है 48 से 54 प्रति मिनट। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर क्या होती है? तो 72 से 80 प्रति मिनट होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ वयस्क की विश्राम में हृदय गति की अवस्था 72 से 80 प्रति मिनट होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम 115 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 115 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वे रक्त वाहिनियां जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय तक ले जाती है, क्या कहलाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सिराएं, बी ऑप्शन दे रखा है धमनियां, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है लसिकाएं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वे रक्त वाहिनियां। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके फिर पढ़े, और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वे रक्त वाहिनियां जो सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, क्या कहलाती है? तो सिराएं कहलाती है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सिराएं इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सिराएं होती है वो सिराएं डीऑक्सीकृत रक्त को हृदय तक ले जाती है। और यहाँ पे बी ऑप्शन हमें धमनियां दे रखा है, तो धमनियां इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन ए और बी दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और लसिकाएं ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि धमनियां क्या काम करती है? धमनियां तो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रक्त को ले जाने का काम करती है। यहाँ पे तो हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें दे रखा है कि वे रक्त वाहिनियां जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, तो वो कैसी हो जाएगी? वे ऑक्सीकृत हो जाएगी, और वे ऑक्सीकृत रक्त को हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है? तो सिराएं करती है, इसलिए सिराएं ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। धमनियां ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि धमनियां ऑक्सीकृत रक्त को ले जाने का काम करती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और लसिका तो लसिका ले जाने का काम करती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम 116 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हृदय स्पंद निम्न में से किससे मिलकर पूर्ण होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है लयबद्ध नाड़ीय स्पंद, बी ऑप्शन दे रखा है लयबद्ध संकुचन, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि लयबद्ध विश्रांति, और यहाँ पे चौथा दे रखा है लयबद्ध श्वसन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पे 1 2 2 3 यहाँ पे ये दे रखा है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है यह हमें बताना है। हृदय स्पंद निम्न में से किससे मिलकर पूर्ण होता है? तो हृदय स्पंद किससे मिलकर पूर्ण होता है? हृदय स्पंद किससे मिलकर पूर्ण होता है? तो हम जानते हैं कि हृदय स्पंद लयबद्ध संकुचन और विश्रांति से पूर्ण होता है। तो लयबद्ध संकुचन और विश्रांति हमें यहाँ पे 2 और 3 में दे रखा है, तो 2 और 3 यह हमें कहाँ दे रखा है? 2 और 3 हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हृदय स्पंद लयबद्ध संकुचन और विश्रांति से पूर्ण होता है, इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ये नाड़ी स्पंद दे रखा है और ये श्वसन दे रखा है, तो ये तो इस हृदय का हिस्सा ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो गया, और लयबद्ध श्वसन ये भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि लयबद्ध नाड़ी स्पंद और लयबद्ध श्वसन ये तो हृदय चक्र का हिस्सा ही नहीं होते, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, और लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध विश्रांति इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 117 नंबर के क्वेश्चन को देखिए।
यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त का कार्य नहीं है, रक्त का कार्य नहीं है, कौन सा रक्त का कार्य नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ऑक्सीजन का परिवहन, बी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सी ऑप्शन दे रखा है हार्मोन का परिवहन और डी ऑप्शन दे रखा है भोजन का पाचन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्त का कार्य नहीं है। रक्त का कार्य क्या नहीं है? देखो भोजन का पाचन करना ये रक्त का कार्य थोड़ी है यहाँ पे, इसलिए इसका कौन सा नहीं है ये पूछा हुआ था, इसलिए ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यदि पूछा होता है रक्त का कार्य कौन सा है तो ऑक्सीजन का परिवहन इसका राइट ऑप्शन होता, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये भी इसका राइट ऑप्शन होता और हार्मोन का परिवहन इसका ये राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि रक्त का कार्य कौन सा नहीं है, तो भोजन का पाचन ये रक्त का कार्य नहीं है, क्योंकि भोजन का पाचन तो आहार नाल का काम होता है, क्योंकि भोजन का पाचन तो किस में होता है? आहार नाल में होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी रक्त यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है और यहाँ पे हार्मोन दे रखा है, ये तो परिवहन करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे ये ए बी सी गलत ऑप्शन है और डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि नहीं में पूछा हुआ है। अब आगे देखिए 118 के नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आगे देखिए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा सही कथन है। सही कथन की हमें पहचान करनी है। देखो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, केवल इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है, कई बार स्टूडेंट आते हुए भी गलत कर लेते हैं, क्योंकि उनको सत्य असत्य और सही गलत के बारे में वो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, जिससे वो गलत को क्वेश्चन कर लेते हैं। जबकि आपको ये ध्यान में रखना है कौन सा सही के लिए बोला गया और कौन सा गलत के लिए बोला गया। अब यहाँ पे सही कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे बोला गया कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होती है। सही बात बोली गई, हृदय की धड़कन का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, ये तो सही बात बोली गई, इसलिए यही इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, हृदय की धड़कन का नियंत्रण स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, ये तो गलत ऑप्शन है, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र द्वारा थोड़ी होता है। सी ऑप्शन दे रखा है हृदय की धड़कन का नियंत्रण अंतस्रावी तंत्र द्वारा होता है, ये भी गलत है, अंतस्रावी तंत्र द्वारा थोड़ी होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है, यह भी गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और यह विशेष रूप से ए नोड के माध्यम से जो विद्युतीय संकेत उत्पन्न करता है, इसलिए यहाँ पे ये ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बाकी बी सी डी इसके गलत ऑप्शन है और हमें सही कथन की पहचान करनी थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे देखिए हम 119 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है संपूर्ण रुधिर है। संपूर्ण रुधिर क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सीरम और प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन दे रखा है सीरम और कणिकाएं, सी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा और कणिकाएं और डी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? संपूर्ण रुधिर क्या है? तो संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा और कणिकाएं होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? प्लाज्मा और कणिकाएं, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा और कणिकाओं से बना होता है, इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन है। बाकी सीरम ये गलत, देखो सीरम वाले तो गलत ही हो जाएगा, यहाँ पे भी सीरम दे रखा है और यहाँ पे भी सीरम दे रखा है, तो ये गलत है, क्योंकि सीरम होता है वह सीरम तो प्लाज्मा का स्कंदन प्रोटीन रहित हिस्सा होता है। सीरम और प्लाज्मा ये प्रोटीन रहित हिस्सा होता है, इसलिए ये सीरम भी गलत है और प्लाज्मा भी ये गलत ऑप्शन है। बाकी सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है प्लाज्मा और कणिकाएं, क्योंकि प्लाज्मा और कणिकाओं में संपूर्ण रुधिर का हिस्सा होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी भी आते हैं और डब्ल्यूबीसी भी आते हैं और प्लेटलेट्स भी आते हैं। अब आगे देखिए हम 120 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, रक्त में उपस्थित प्रोटीन जो रक्त स्कंदन में सहायता करता है वह है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एल्ब्यूमिन, बी ऑप्शन दे रखा है ग्लोबुलिन, सी ऑप्शन दे रखा है फाइब्रिनोजेन और डी ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्त में उपस्थित प्रोटीन जो रक्त स्कंदन में सहायता करता है वह क्या है? तो वह फाइब्रिनोजेन है। तो फाइब्रिनोजेन यहाँ में सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइब्रिनोजेन रक्त स्कंदन में सहायता करता है, क्योंकि यह थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होकर थक्का बनाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे फाइब्रिनोजेन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी एल्ब्यूमिन गलत ऑप्शन हो जाएगा। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये तो एल्ब्यूमिन तो परासरण दाब में काम आता है और ग्लोबुलिन ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा करने का काम करता है और हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए काम आता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। ए बी डी गलत ऑप्शन है और सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हमें यह पूछा गया था कि रक्त में उपस्थित प्रोटीन जो रक्त स्कंदन में सहायता करता है कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे में आपसे अपेक्षा करता हूँ आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।